हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग मध्य प्रदेश वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा के लिए यानी हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ज्योग्राफी, ठीक है ना, ज्योग्राफी का हम लोग PYQs करेंगे जो कि अभी 2023 में हुआ था। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो इस वीडियो तक आप लास्ट तक बने रहिएगा, सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 मार्च 2023 को दिन आपको शिफ्ट 1 का ये पेपर है जो कि ज्योग्राफी का है। स्टार्टिंग के आप देखिए 30 क्वेश्चन पेपर 1 के हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन पेपर 1 के हैं, तो पेपर 1 वाला जो सेक्शन है ना हम बाद में कराएंगे। अभी हम लोग पेपर 2 जो है यानी कि जो 30 के बाद से आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है 31 क्वेश्चन से करेंगे जहाँ से आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 30 तक देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका पेडागोजी तक दिया हुआ है, यानी कि टोटल आपके पार्ट ए के क्वेश्चन रहेंगे एग्जैक्टली 1 से 30 तक। हमारा ये पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, जो है क्वेश्चन नंबर 31। यह हमने बताया आपको 2023 का है। ठीक है ना, और ये ऑफिशियल है, बिल्कुल ऑफिशियल है, कोई इधर उधर का PDF नहीं है, एग्जैक्टली ऑफिशियल है, जो खुद MPEB के द्वारा इसको क्रिएट किया गया, जो कि आया हुआ था। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए रहेगा। वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ऊष्मा स्थानांतरण करने की मुख्य प्रक्रिया क्या है। ठीक है, यानी कि क्या होती है, हमने आपको मतलब कि बताया भी है जब NCERT पढ़ाया है, तो वही से एग्जैक्टली देखिए आपके NCERT से क्वेश्चन बन रहा है ये। व्हाट इज द मेन फोर्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हीट अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी पृथ्वी में मतलब वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ऊष्मा स्थानांतरण करने की मुख्य प्रक्रिया क्या है। ऊष्मा स्थानांतरण हमने आपको बताया है कि जब वाटर जो है हमारी पृथ्वी पर, जब वहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, पानी गर्म होता है। ठीक है, पानी गर्म होने के बाद वह क्या होता है, ऊष्मा बनता है। ऊष्मा बन के ऊपर की तरफ जाता है, बादलों का निर्माण करता है, और इसी प्रक्रिया को हम संवहन कहते हैं। कंडक्शन क्या कहा जाता है, सॉरी कंडक्शन नहीं, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, संवहन। ठीक है, समझ में आया। जब हमने एग्जैक्टली आप देखिए, अभी हम क्लास 7th की NCERTs करा रहे थे, उसमें ही मैंने बताया था। तो जब पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने के बाद वह वेपराइजेशन, वाष्प के रूप में या ऊष्मा के रूप में ऊपर जाता है, और इसी प्रोसेस को संवहन कहा जाता है जब वो बादलों का निर्माण करता है। एग्जैक्टली NCERT से आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए होगा, संवहन, कन्वेक्शन इंग्लिश में कहा जाता है। ओके, तो अच्छे से यानी आपको, आप देखिए अभी ये चीज़ आप एक कॉपी ले लीजिए, उस पर लिखते जाइए कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्वेश्चन भी लिखते जाइएगा और साथ ही साथ एक जगह सारे टॉपिक्स लिखते जाइएगा। ये चैप्टर वायुमंडल से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तरीका पता चल गया कैसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 32 को क्या बोल रहा है, हम अभी फ़िलहाल हिंदी कवर करें क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में काफ़ी टाइम लग जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो तब होती है जब बढ़ते एयर प्रेशनल पार्सल के ठंडा होने से बादलों और ऊष्मा का निर्माण होता है। मतलब वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है जब बढ़ते एयर पार्सल के ठंडा होने से बादलों और वर्षा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ संवहन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने देख लिया। एडियाबेस्टिक लैप्स रेट ये भी नहीं हो सकता। पर्यावरण ह्रास दर ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है, संतृप्त रुद्धोष्म ह्रास दर, सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम पढ़ाएंगे भी, अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, लेकिन इसको अच्छे से समझिएगा
क्या बोल रहा है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो तब होती है जब एयर पार्सल के ठंडा होने से बादल और वर्षा का निर्माण होता है। मतलब जब संवहन की प्रक्रिया हुई तो जो बादल थे वो क्या हुए, ठंडे हुए और फिर वर्षा का निर्माण हुआ। और इसी प्रक्रिया को, वो जो निर्माण होता है वर्षा और बादलों का, इसी प्रक्रिया को संतृप्त रुद्धोष्म महाश दर कहा जाता है, सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट। ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, आप जब आगे देखेंगे एनसीईआरटी तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। पहले तो अच्छे से समझिएगा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है हमारा इक्वेटर, ये इक्वेटर है। इसके ऊपर वाला हिस्से को, इस वाले हिस्से को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, इस वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध में दायां और बायां, यानी कि इधर राइट और इधर लेफ्ट। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ जो है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ ये विक्षेपित हो रही है, और ये कोरियालिस इफेक्ट कहते हैं, कोरियालिस बल। ये भी आपको पता है कि जो समुद्र विज्ञान वाला सेक्शन है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कोरियालिस बल, कोरियालिस इफेक्ट कहते हैं, कोरियालिस प्रभाव। होता क्या है एक्चुअल में कि जब हवाएं हमारे दक्षिण भारत में चला करती हैं या फिर दक्षिणी गोलार्ध में चला करती हैं, ये दक्षिण भारत में, तो ये हवाएं क्या होता है कि यही हवाएं जब इक्वेटर के पास आती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो हवाएं होती हैं अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, और ये जो नीचे की तरफ वाली हवाएं होती हैं ये अपनी मतलब कि ऊपर आप जाएंगे तो ये बाएं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ जाएगी इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड में मुड़ेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में दाएं तरफ मुड़ जाती हैं ऐसे। तो ये ऐसे हवाएं चलती हैं, तो यही उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, और इसी प्रक्रिया को कोरियालिस बल कहा जाता है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया को, जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं तरफ, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ती हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हवाओं की इसी प्रक्रिया को, इस पर एक बल कार्य करता है जिसको कहते हैं कोरियालिस बल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये, और ये भी एनसीईआरटी से हम आपको बता दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हैडली कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए समझिएगा, हैडली कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। भूमध्य रेखा के पास ऊपर उठी हुई हवाएं, ये भी हवाओं से संबंधित क्वेश्चन है, यानी आपको क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लगभग 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में डूबती हुई हवा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हैडली कोशिका की विशेषता नहीं है बोला है, क्योंकि ये सारी विशेषताएं हैं हैडली कोशिकाओं की, ये सारी विशेषताएं भूमध्य रेखा के पास ऊपर उठती हवाएं हैं, लगभग 30 उत्तर दक्षिण में ये डूबती हुई हवाएं भी कहलाती हैं। ठीक है, लगभग 20 से 30 अक्षांश पर उच्च दाब बनाती है, नमी संघनन की उपस्थिति, जो कि गलत है, क्योंकि जो हैडली कोशिका होती है ना उसमें नमी नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। ये काफ़ी डीप प्रश्न है, यानी आपको एकदम डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो नमी संघनन की उपस्थिति, यह क्वेश्चन मतलब इसने पूछा था, वही पूछा था कि जो कि गलत है, जो नहीं होगा। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि नमी संघनन की उपस्थिति, ये चीज़ गलत है। बाकी के ऊपर 3 ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चौथा होगा सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फेरल सेल और पोलर सेल की सीमा के बीच होने वाली परिघटना क्या होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेरल सेल और पोलर सेल की सीमा के बीच होने वाली परिघटना क्या कहलाती है, पोलर फ्रंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ये आगे आपको पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फेरल और पोलर क्या होता है। ठीक है, तो पोलर फ्रंट क्या कही जाएंगी, पोलर फ्रंट कही जाएंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका बी हो जाएगा, पोलर फ्रंट, यस करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है चट्टानों के अपक्षय के बाद में अपर्दन और सामग्री के निक्षेपण से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। मतलब चट्टानों के अपक्षय, अपक्षय मतलब टूटना, ये टूटना ये भी आपको पढ़ा है एनसीईआरटी क्लास 7th में ही शायद पढ़ा है आपको। ये चट्टानों के अपक्षय से यानी चट्टानों के टूटने के बाद अपर्दन सामग्री के निक्षेपण से किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, कौन सी रॉक्स हो जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी तलछटी इसको कहते हैं। यानी जैसे रूपांतरित चट्टानें होती है उससे पहले कोई भी चट्टान है उसमें हवा बारिश ये सारे चलते हैं तो वो क्या होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं और वो बाद में रॉक्स बन जाते हैं जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स या तलछटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को समझिएगा क्या बोल रहा है। अपक्षय निम्नलिखित में से किस भू आकृति में परिणत हो सकता है। अपक्षय निम्नलिखित में से किस भू आकृति में परिणत हो सकता है। हेडलैंड्स, फ्लैट परिदृश्य, या फिर क्वेश्चन नंबर सी है समतल भूदृश्य में उभरी हुई चट्टानें। यानी क्वेश्चन नंबर सी एकदम से करेक्ट आंसर होगा, समतल भूदृश्य में उभरी हुई चट्टानें। देखिए कितना डीप में क्वेश्चन पूछ रही है, ये 11th 12th की एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अपक्षय निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति, मतलब जो अपक्षय होता है लैंड फॉर्म, जब ये टूटता है कोई भी रॉक्स वगैरह तो वो किस प्रकार की आकृति का निर्माण करता है। ठीक है, तो समतल भू उभरी हुई चट्टानें मतलब कुछ भाग उसका समतल दिखाई देगा और कुछ भाग ऐसे उठा हुआ उभरा दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे समतल भूदृश्य या उभरी हुई चट्टानें। प्रोडक्टिंग रॉक्स इन अ फ्लैट लैंड इसके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय के बारे में सही है। कौन सा सही है बोल रहा है, मतलब कौन सा जो है सही है। पहला है यह सिलिका के अनुपात के बाद सबसे अधिक आधारों के अनुपात को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय के बारे में सही बताना, मतलब रासायनिक अपक्षय का कारण क्या है। यह सिलिका के अनुपात के बाद सबसे अधिक आधारों के अनुपात को कम करता है। यस, दिस इज अ राइट। जब सिलिका का जो रेशियो होता है आपकी मिट्टी पर या फिर आपके पत्थरों के अकॉर्डिंग सबसे अधिक आधारों के अनुपात को, ये फिर क्या होता है टूटने के बाद कोई भी उसमें अगर रासायनिक क्रिया पड़ रही तो वो उसके टूटने के बाद वो क्या होती हैं, वो कम हो जाती हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। और भी देखिए किस तरीके के ऑप्शन आपको घुमाने के लिए पूछा जा सकता है। यह सिलिका के अनुपात, ये तो ठीक है। यह छोटी छोटी दरारों में पानी की जमने से क्या ये पिघलेगा, नहीं। इसके परिणाम स्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी, नहीं। यह घुले हुए रसायनों का उत्पादन करेगा क्या, जिन्हें घोल में दूर ले जाया जाता है, नो। यह सिलिका के अनुपात के बाद, मतलब उसमें सिलिका का रेशियो रहेगा जिसके कारण से उसके आधारों के अनुपात को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो रासायनिक अपक्षय के बारे में यही क्वेश्चन सही था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है। रासायनिक अपक्षय और जलवायु परिवर्तन के बारे में कौन सा सही है। देखिए जलवायु परिवर्तन से कितने सारे प्रश्न एक साथ आपको देखने को मिले हैं, एक साथ इतने सारे प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। यहाँ पास पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है बढ़ी हुई वर्षा और गर्म तापमान से क्या रासायनिक अपक्षय दर में कमी आएगी, नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में घुलकर एक मजबूत अम्ल बनाएगा जो चट्टानों को तोड़ेगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। यानी कि अगर बहुत अत्यधिक तीव्र, ये सारे कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिक तीव्र वर्षा हो या फिर उच्च कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता रासायनिक अपक्षय की दर को बढ़ा सकती है। मतलब कोई भी अगर चट्टानें हैं, समझिएगा, कोई भी अगर चट्टान है और उसमें बहुत बार बार वर्षा हो रही, बार बार बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बूंदें पड़ रही हैं, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये क्या होंगे, ये अपक्षय हो जाएंगे। ये पत्थर के टुकड़े टूट करके अलग अलग बिखर सकते हैं, अपक्षय की दर को बढ़ाई जाएगी। कुछ समय तो ऐसा होगा कि ये एकदम सपाट भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 40। अभी तक आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही किया है और आपने लेवल देख लिया है कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। कास्ट विकास की दर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कास्ट विकास दर की प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह विलय अपक्षय के लिए जल की मात्रा का होना बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि इसी के अनुसार कास्ट विकास की दर को प्रभावित कर सकता है, यानी आपका जल की मात्रा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। सामग्री के द्रव्यमान पर काम करने वाली सभी शक्तियों का शुद्ध प्रभाव क्या होता है जो सामग्री को स्थानांतरित होने पर नियंत्रित करता है? यानी सामग्री के द्रव्यमान पर काम करने वाली सभी शक्तियों का शुद्ध प्रभाव क्या होता है जो सामग्री को स्थानांतरित होने पर यह नियंत्रित करता है? घर्षण और सामंजस्य, बिल्कुल फ्रिक्शन ही हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी सामग्री है, द्रव्यमान पर काम करने वाली सभी शक्तियों का शुद्ध प्रभाव होता है सामग्री को स्थानांतरित। मतलब मान लीजिए घर्षण कब कार्य करता है? जैसे फ्रिक्शन, कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए टायर है, वो फ्रिक्शन में, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे डिज़ाइन टायर्स में बने होते हैं जिससे कि वो फ्रिक्शन हो सके, यानी कि ज़मीन से वो चिपक सके। ठीक है, और स्थानांतरित होने में थोड़ा सा सहायता करता है। तो ये पहला वाला कार्य करेगा, घर्षण और सामंजस्य। बहुत डीप आपको पढ़ना होगा, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना होगा। ठीक है, आप इसलिए पहले एनसीईआरटी अच्छे से कवर करिए और फिर उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन लेवल की किताबों को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है उसको अच्छे से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा जल से होने वाला अपरदन का प्रकार नहीं? ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। मतलब कि हाँ, अपरदन के प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। अपरदन, इरोजन, देखिए कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं अपरदन से। अपरदन वो होता है जो कटाव छटा, मतलब जैसे मैंने बताया पत्थर के टुकड़े हो गए, या फिर अपरदन हो रहा है, या फिर हमारी नदियाँ भी तो अपरदन करती हैं ना, किनारे जो भी घास फूस होता है सबको बहा के ले जाते हैं, अपरदित करती है। तो कौन सा नहीं है? ठीक है, तो वो आपको जो नहीं है उसको देखना है। रेन वॉश ये होता है, ठीक है, ये अपरदन का प्रकार है। रील वॉश ये भी होता है। अब इनको लिख लीजिएगा, अपरदन के प्रकार में इन सभी को आपको लिखना है। रेन वॉश, रील वॉश, गलीज ये सभी होते हैं, लेकिन विलियन अपक्षय ये नहीं होता है। ठीक है ना, याद रख लीजिए। ये सारा कुछ पढ़ाएंगे बहुत डिटेल के साथ, आपको परेशान मत होइए, लेकिन थोड़ा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। देखिए आगे, पृथ्वी के वातावरण में CO2 का मुख्य स्रोत क्या है? CO2 कहाँ से निकलता है सबसे ज़्यादा? मुख्य स्रोत देखिए, बायोटा की श्वसन से नहीं, मृदा माइक्रोबिया से नहीं, ईंधन दहन से उतना ज़्यादा भी नहीं निकलता है जितना कि महासागर और स्थल जीव मंडल द्वारा उत्सर्जन और ग्रहण के बीच जो असंतुलन है उससे निकलता है। हम लोग उत्सर्जन करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं उसके बीच असंतुलित महासागर और जो स्थलीय जीव मंडल हैं, ठीक है, तो उनसे सबसे ज़्यादा जो है आपकी ये गैसेस निकलती है, यानी कि CO2 निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा महासागर और स्थलीय जीव मंडल, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा कमुलस बादलों की विशेषता नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको बताना कौन से बादल की विशेषता नहीं है। क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हम वायुमंडल कहेंगे या वायु विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा कमुलस बादलों की विशेषता नहीं है? बादलों की विशेषता के बारे में नहीं है जो वो बताना है, क्योंकि अगर आप देखें सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। ये व्यापार पवन सीमा परत में गतिशील रूप से प्रेरित और अभिसरण द्वारा उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। इनका जीवाश्म काल कुछ घंटों का होता है, बिल्कुल ये भी सही है। ये इनकी ऊंचाई 20 किलोमीटर से अधिक होती है, बिल्कुल। ये जो ऐसे बादल होंगे ना उनकी ऊंचाई थोड़ी सी 20 किलोमीटर से ऊपर ही होगी। ये यादृच्छिक रूप से बिखरे हुए नहीं रहेंगे, आपको सटे सटे दिखाई देंगे। तो ये जो है यही ऑप्शन जो गलत है वही सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 45, जलवायु तंत्र की औसत अवस्था किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ठीक है, सौर परिवर्तनशीलता या फिर खगोलीय प्रभाव,
ठीक है, मतलब जलवायु तंत्र की औसत अवस्था किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? खगोलीय प्रभाव, सौर परिवर्तनशीलता, टेक्टोनिक प्रक्रिया या बाहरी और आंतरिक कार्यों का संयोजन? यस, ऑप्शन 4, बाहरी और आंतरिक कारकों का संयोजन। ठीक है ना, याद रखिएगा। जलवायु तंत्र की औसत अवस्था किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो बाहरी और आंतरिक कारकों का संयोजन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है। क्वेश्चन है, पृथ्वी की जलवायु पर विवर्तनिक प्रक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? विवर्तन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ाया है ज्योग्राफी वाले क्लास में। ठीक है, जो बोर्ड पे मैंने क्लास ली थी, विवर्तनिक प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे क्लाइमेट पर। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए, विवर्तनिक प्रक्रियाओं के वायुमंडल और महासागर के वैश्विक परिसंचरण को बदल देता है। ये टेक्टोनिक प्रोसेस क्या होती है? एक्चुअल में जब आप जाएंगे हमारी पृथ्वी के अंदर, जब आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो आपको 7 बड़ी बड़ी प्लेटें दिखाई देंगी। ये पृथ्वी की प्लेटें अंदर की तरफ ज़मीन के अंदर, तो ये तो या तो एक दूसरे से पास आती हैं या तो एक दूसरे से दूर जाती, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में दर्शाया गया है। ठीक है, और जब ये पास या दूर जाएंगे तो उनके कारण से हमारे महासागर के परिसंचरण यानी उसके बहाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपको पता है अटलांटिक महासागर जो है बीच से ऐसा कुछ फटा हुआ दिखाई देगा। ओके, आप उसको बीच में अटलांटिक महासागर में देखेंगे, एक रिच उसको कहते हैं बीच में, क्योंकि उधर की प्लेटें एक दूसरे से दूर जाए तो बीच में ऐसे फटा हुआ दिखाई देगा, तो उसका असर महासागरों में भी देखने को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है। वैश्विक तापमान पर ज्वालामुखी विस्फोट का क्या असर है? ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ज़्यादातर आप देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। वैश्विक तापमान पर ज्वालामुखी विस्फोट का क्या असर होता है? ठीक है, क्या असर होता है वैश्विक तापमान पर ज्वालामुखी विस्फोट का क्या असर होता है? जब अचानक से विस्फोट हो जाए तो टेम्परेचर, इसके कहने का मतलब अचानक से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो किस प्रकार का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वैश्विक तापमान लगभग कितना हो जाएगा। तो वैश्विक तापमान 0.5 से लेके 1.0 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी वैश्विक तापमान पर ज्वालामुखी विस्फोट का क्या असर होता है? तो वैश्विक तापमान में 0.5 से लेकर 1.0 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है। पृथ्वी के ऊर्जा बचत और तापमान पर ग्रीन हाउस गैस का मुख्य प्रभाव क्या है? पृथ्वी के ऊर्जा बजट और तापमान पर ग्रीन हाउस गैस का मुख्य प्रभाव क्या है? ठीक है, तो इसका जो प्रभाव हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समझिएगा। उन्होंने पिछली कुछ शताब्दियों में वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बड़े उतार चढ़ाव देखे थे। ठीक है, उतार चढ़ाव किए जिसके कारण से पृथ्वी की ऊर्जा बचत, तापमान और ग्रीन हाउस में ये सारे प्रभाव, मतलब कि बहुत सारे ऐसी शताब्दियाँ आई जिनमें बहुत सारा वायुमंडल बदलाव देखने को मिला, और इन्हीं कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। यस, बहुत डीप प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको बस ऊपर से पढ़ के आपका काम नहीं बनने वाला है, बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है। जलवायु परिवर्तन में आंतरिक रेडियो एक्टिव फोर्सिंग एजेंट क्या है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन में आंतरिक रेडियो एक्टिव फोर्सिंग एजेंट, इसको ये क्या होता है? तो वायुमंडल संरचना, क्लाउड कवर, एरोसोल और सतह एल्बिडो में परिवर्तन। ठीक है, ये आपका रेडियो एक्टिव फोर्सिंग एजेंट कहलाता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। क्वेश्चन है, व्यापक संकरात्मक प्रक्रिया तंत्र क्या है जो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करते हैं और तापमान के परिवर्तन के जवाब में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं? ठीक है, तो व्यापक, ये सारे प्रश्न आप जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे हैं 11th-12th की एनसीईआरटी से ज़्यादातर आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और व्यापक
सकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र क्या है जो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करते हैं और तापमान परिवर्तन के जवाब में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं? वायुमंडल जलवाष्प और CO2 में वृद्धि, पौधे की श्वसन में वृद्धि और समुद्री CO2 में कमी? नहीं। क्वेश्चन नंबर सी, आर्द्रभूमि और एल्बेडो प्रभाव से मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में से क्या वैश्विक जलवायु में नकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र की प्राथमिक विशेषता है, व्यापक विशेषता है? मतलब वैश्विक जलवायु में नकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र की विशेषता, प्राथमिक विशेषता आपको बतानी है जिसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता हो। ठीक है, तो व्यापक नहीं होगा, तापमान परिवर्तन में जवाब में प्रभावी नहीं होगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर सी। वार्मिंग की दर को कम करें लेकिन शीतलन का कारण ना बने। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को आपको बढ़िया से समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वेव क्रस्ट और वेव ट्रफ में क्या अंतर है? वेव क्रस्ट औसत जल के स्तर से ऊपर लहरों का सबसे ऊंचा हिस्सा, मतलब जब पानी का स्तर ऊपर जाता है सबसे ऊंचा हिस्सा वेव क्रस्ट कहलाता है। वेव ट्रफ औसत जल के जब वो नीचे आता है, जिस तक मैंने ज्वार भाटा कराया था तो वही है। वेव क्रस्ट पानी का ऊपर जाना, सबसे ऊपरी हिस्सा पहुंचता है वो वेव क्रस्ट कहलाता है, और पानी का जब नीचे आना तो वो सबसे जब निचला स्तर होता है तो उसको वेव क्रस्ट कहते हैं। बस इतनी सी बात है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ऊर्जा का स्रोत क्या है जिसके कारण समुद्र की लहरें बनती हैं? मतलब ऊर्जा का कौन सा स्रोत है जिसके कारण से समुद्र की लहरें बनती है? वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन, समुद्र की सतह पर बहने वाली हवाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जिस दिशा से हवा बहेंगी तो समुद्र की जो लहरें होंगी उसी दिशा पे ना प्रवाहित होंगी। अगर समुद्र की लहरों या हवाओं की दिशा मान लीजिए पूर्व से पश्चिम की तरफ है तो जो हवाएं होंगी, पानी की लहरें उतरी जाएंगी, तो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है समुद्र की सतह पर बहने वाली हवाएं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। वह कौन सा बल है जो लहर बनने के बाद पानी की सतह को समतल कर देता है? मतलब वो कौन सा बल लगता है जिसके कारण से लहर बनने के बाद पानी की सतह, मतलब पहले लहरें बनेगा फिर पानी की सतह वो समतल प्लेन कर देता है, और उस पर लगता है, आपको पता है कौन सा बल? उस पर लगता है प्रत्यानयन बल। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्सेस को आपको पढ़ाएंगे, ये भी बहुत आसान से प्रश्न है। देखिए अगर 2 प्रश्न कठिन पूछे जा रहे हैं तो 4 प्रश्न सरल पूछेंगे ऐसा। और ये भी कठिन नहीं है, आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन वास्तविकता में इजी ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? समुद्र की लहर की तरंग दैर्ध्य और पानी की गहराई के बीच क्या संबंध है? यानी समुद्र की लहर की तरंग दैर्ध्य और पानी की गहराई के बीच संबंध को बताना है। ठीक है, तो इतने लंबे लंबे ऑप्शन पढ़ने के बजाय हम लोग डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है। पानी की गहराई लहर के भीतर पानी के अवगुणों की कक्षाओं के आकार को निर्धारित करेगी। मतलब पानी की गहराई लहर के भीतर का पानी की अणुओं की कक्षाओं के आकार को निर्धारित करती है, और इसी वजह से समुद्र की लहर की तरंग दैर्ध्य पानी की गहराई के बीच संबंध को ये दर्शाती है। डिपेंड करता है उसके अणु, उसकी कक्षा किस आकार की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 56, समुद्र की सतह की ऊंचाई में आवधिक अल्पकालिक परिवर्तन का क्या कारण बनता है जिसे ज्वार हमने पढ़ा है, पानी का ऊपर उठना ज्वार और नीचे आना, तो वो चंद्रमा और मून की, यानी चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण जो है बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहीं दिया है, हाँ क्वेश्चन नंबर बी। बहुत आसान था क्वेश्चन, तो NCERT क्लास 6 में भी ये था, क्लास 6 से पूछा गया है। चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की गति के कारण ही जो है, आप अगर अच्छे से NCERT भी कवर कर लेंगे ना तो बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि आप देखिए वो डायग्राम याद करिए जो हमने आपको पढ़ाया था क्लास 6 में या 7 में ऐसा कुछ, तो ये बीच में आपकी पृथ्वी है
इधर आपका सन है, ठीक है, और इधर आपका क्या है, मून है। तो ये जो पानी होता है ये इधर अपना आकर्षण शक्ति लगा रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। तो जब ये पानी ऊपर उठता है तो ज्वार, फिर से ये जब नीचे आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, भाटा कहलाएगा। और दिन में टोटल 6 घंटे के अंतराल में 4 बार आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 57, जीवमंडल पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग का संभावित प्रभाव क्या है। जीवमंडल पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रभाव पूछ रहा है। क्या प्रभाव होता है, इसका प्रभाव अत्यधिक अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं होता, अनसर्टेन होता है, कभी भी किसी भी समय पड़ सकता है जीवमंडल पर, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी, इम्पैक्ट इज हाइली अनसर्टेन, कभी भी पड़ सकता है इसका प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 58, ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन था, उससे ऊपर वाला, वैश्विक वातावरण में प्रचुरता की दृष्टि से प्राथमिक वायु प्रदूषण कौन सा होता है। वैश्विक वातावरण में प्रचुरता की दृष्टि से प्राथमिक वायु प्रदूषण कौन सा होता है, तो वो सबसे प्राथमिक वायु प्रदूषण आपका होता है कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सबसे प्राथमिक प्रदूषण लिख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 59, SO2 उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत क्या है। जो यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित होती है उसका प्राथमिक स्रोत बताना है। जीवाश्म ईंधन का दहन, मतलब जो आप फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उससे आपकी SO2 जो है उत्सर्जित होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि वायुमंडल के ट्रेस घटकों मानव जनित परिवर्तन के कारण पहला वैश्विक जोखिम क्या है, ठीक है, मतलब वायुमंडल के ट्रेस घटकों में मानव जनित परिवर्तन के कारण पहला वैश्विक जोखिम क्या है, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में भी तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर या फिर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है जिसके कारण से पूरा का पूरा वैश्विक जोखिम बना हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती सांद्रता। ग्रीन हाउस जितनी भी गैसेस होती हैं वो सभी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 61 कहता है जलवायु संकेतों के हालिया बहुभिन्न रूपी आशांकन के अनुसार 20वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख तापमान बल क्या था, ठीक है, बल बताना है क्या था। क्वेश्चन नंबर 61 जो है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि जलवायु संकेतों के हालिया बहुभिन्न रूपी आशांकन के अनुसार 20वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख तापन बल क्या है, ठीक है ना। तो जलवायु संकेतों के अनुसार हालिया बहुभिन्न रूपी आशांकन के 20वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख तापन बल क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा मानव जनित ग्रीन हाउस गैसेस, जो मानव जनित के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट हो रही हैं, सबसे प्रमुख कारण था 20वीं शताब्दी में जिसके कारण से तापमान बहुत अधिक हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग के द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है जलीय परितंत्र में जल प्रदूषण के लक्षण क्या नहीं है। इसने बोला है जलीय परितंत्र यानी वाटर पॉल्यूशन यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जल प्रदूषण के लक्षण कौन से नहीं है उसको बताना है, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा डी, क्योंकि कुछ प्रदूषकों के कारण जलीय जीवन में वृद्धि हो रही है। अगर पॉल्यूशन होगा तो जीवन में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना, बल्कि कमी होगी। तो ये जो है ऑप्शन सही होगा, क्योंकि और क्या क्या कारण हो सकते हैं जल प्रदूषण के लक्षण और क्या क्या हैं उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं। पीने के पानी का खराब स्वाद और झीलों और नदियों से आने वाली दुर्गंध, जलाशयों में जलीय खरपतवारों की अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, ये सब जलीय परितंत्र के लक्षण हैं। नदी झील आदि पानी की सतह पर तैरती मछलियां मर रही हैं बिल्कुल, लेकिन वृद्धि नहीं होगी, ऑप्शन डी गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी वाला सही है। समुद्र तेल प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्या है। समुद्र में तेल प्रदूषण
प्रमुख समुद्र में तेल प्रदूषण का कौन सा प्रभाव है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर समुद्र में तेल प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण से समुद्री पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण को कम करना। समुद्र अगर मान लीजिए, क्योंकि जब पानी अंदर रहता है और ऊपर आप तेल गिरा दें तो वो जो तेल होता है ना वो पानी के अंदर नहीं जा सकता, ऊपर ही तैरता रहेगा। जब ऊपर तैरता रहेगा तो जो समुद्र के अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनको सनलाइट कैसे मिलेगी, सनलाइट ही नहीं मिल पाएगी तो प्रकाश संश्लेषण पौधे नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। ठीक है, अगर आप तेल की कुछ बूंदें पानी में डाल दें तो वो घुलती नहीं, आपको पता है ऊपर ही तैरती रहती हैं। उसी प्रकार से ये भी है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत कौन सा माना गया है, तो रेडियोधर्मी अयस्कों का खनन और प्रसंस्करण, मतलब जो माइंस वगैरह में या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है ना, जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व है उन्हीं के कारण से यह रेडियोधर्मी प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए ये प्राथमिक स्रोत भी माने गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में चिपको आंदोलन का क्या महत्व था। चिपको आंदोलन हमारे पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, और आपको पता है कि ये इसमें पेड़ बचाने के लिए आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था, और इसमें चिपको आंदोलन के कारण 1980 में राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि चिपको आंदोलन से ही ना ये 1980 में राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, चिपको आंदोलन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, अभी हमने बताया। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 1974, 1974 में हुआ था, लेकिन इसको बचाने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में ये पेड़ को बचाने के लिए था कि पेड़ को बचाने के लिए महिलाएं जो थी पेड़ों पर चिपक गई थी। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये, तो वो पेड़ों पर चिपक गई थी, पेड़ काटा जा रहा था, तो यह जो है उसी से संबंधित है, पेड़ों को बचाने के लिए। लेकिन इसने महत्व पूछा है, और इसका महत्व है कि ये चिपको आंदोलन के कारण 1980 में राष्ट्रीय वन संरक्षण एक्ट पारित हुआ था, जिसमें हमारे पेड़ों को संरक्षित किया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा 1980 में एक्ट पारित हुआ था, लेकिन चिपको आंदोलन आयोजित हुआ था 1974 में। कब, 1974 यानी 1974, याद रखना है कब, 1974। बहुत अच्छा प्रश्न था। भारत में मतलब आप देखिए ना, एक टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा है यशवी ने तो उसी से रिपीट क्वेश्चन आएंगे। जैसे ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडल से, तो उसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे, और अपरदन से था तो उसी से क्वेश्चन रिपीट। ये ईएसबी का रूल ही है, जिस एक टॉपिक से अगर पूछा क्वेश्चन तो उसी से 8-10 प्रश्न रिपीट कर देगा, इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिए आपको तरीका पता चल रहा है पढ़ने का। अब देखिए चिपको आंदोलन क्या था, तो यह जो है आपको भारत में चिपको आंदोलन की स्थापना किस वजह से की गई थी। रेनी गांव की महिलाएं पेड़ों को काटे जाने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा, वही जैसे कि मैंने बताया है कि यह जो है पेड़ को कट रहे थे तो उसको गले लगा ली थी महिलाएं, जिसके कारण से 1974 में यह जो है चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ये एक्चुअल में चमोली डिस्ट्रिक्ट पे हुआ था, वहीं के गांव का नाम था रेनी। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, वायुमंडल का प्रमुख संगठन। वायुमंडल मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज है कितना, 78%, 78%, और ऑक्सीजन आपको पता है वायुमंडल में 21% है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी तो बाकी सब 1% में है। भारत को 16 कृषि क्षेत्रों में किसने और किन मानदंडों के आधार पर विभाजित किया जाता है, यानी हमारे भारत को टोटल 16 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया, लेकिन कौन कौन से मानदंड है जिसके आधार पर विभाजित किया जाता है, तो वह कौन कौन से हैं, तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पास। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये वाला। रुकिए बताते हैं, देखिए चेन हैंसिंग
50 में स्थलाकृतिक स्थिति, ठीक है, कृषि जल आपूर्ति की स्थिति, फसल प्रणाली की स्थिति, भूमि कार्य प्रणाली की स्थिति या सामान्य आर्थिक विकास की स्थिति के आधार पर हमारे भारत की कृषि प्रणाली को 16 कृषि क्षेत्रों को इन्हीं मानदंडों के आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है। भारत में उत्तरी शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? मतलब ऐसी फसलों का नाम बताना है जो शुष्क से क्षेत्र, शुष्क यानी ड्राई रीजन, जहाँ पर पानी कम हो, तो ऐसे क्षेत्रों में पाई जाने वाली हमारी फसलें हैं गेहूँ, ज्वार, चना, मक्का, बाजरा, कपास। ठीक है ना, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन पूर्वी आर्द्र या चावल क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? ठीक है, तो उच्च वार्षिक वर्षा, और मतलब अगर आपको चावल की खेती करनी है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जलोढ़ मिट्टी चाहिए, पानी वाली मिट्टी चाहिए और अधिक वर्षा चाहिए। ठीक है, कृषि से संबंधित प्रश्न था ये, एग्रीकल्चर से संबंधित। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है? पश्चिमी आर्द्र या मालाबार क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? मालाबार क्षेत्र हमने आपको पढ़ाया था, जब भारत में आएंगे तो आपको कोंकण, कन्नड़ और इधर आपको केरला का जो इधर तट है उसको कहते हैं क्या? मालाबार तट। ठीक है, या पश्चिमी आर्द्र भी इस क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि केरला का समुद्र का किनारा होता है। और यहाँ पास सबसे प्रमुख फसल कौन सा होता है? चावल। ठीक है, कौन सा होता है? तो चावल यहाँ की सबसे प्रमुख फसल मानी गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को समझिएगा। वातावरण में प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव का उद्देश्य क्या है? वातावरण में जो ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको अच्छे से कवर करिए क्योंकि वहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए। इसका जो प्रभाव है, क्या क्या प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव का उद्देश्य क्या क्या है? ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में छोड़ने में देरी करना और ग्रह को जीवन के लिए उपयुक्त तापमान पर रखना, मतलब जो हमारा ग्रह है यानी अर्थ है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना, और जो अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उनको वापस कन्वर्ट कर देना, इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सी। यस, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोलता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर, किस खनिज का दूसरा नाम ब्राउन डायमंड है? ब्राउन डायमंड पता है आपको किसको कहते हैं? ब्राउन डायमंड, ब्राउन डायमंड कहा जाता है लिग्नाइट। ये कोयले का प्रकार होता है। कोल जो होगा, कोल आपको 4 प्रकार से देखने को मिलेगा, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, ठीक है ना, और पीट कोयला, ये सारे कोयले आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें से ब्राउन डायमंड जो है, जो लिग्नाइट कोयला होता है ना, उसको कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उप आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? अब थोड़े से सरल प्रश्न, स्टार्टिंग में ही थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, जो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पे थोड़े से लगे थे डिफिकल्ट, अदरवाइज सारे के सारे आसान से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उप आर्द्र क्षेत्र यानी उप आर्द्र क्षेत्र यानी सब ह्यूमिड जोन के अंतर्गत नहीं आता है? यानी जो गलत है वही सही होगा, तो हमें गलत की पहचान करनी है। ठीक है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र बिल्कुल आता है, ये आर्द्र वाला क्षेत्र है क्योंकि हर वक्त पानी का इलाका रहेगा। ठीक है, पहले और ऑप्शन देख लेते हैं, लावा का पठार, मालवा, ये सभी आते हैं। एक है क्वेश्चन नंबर बी, यूपी का पश्चिमी जिले, यूपी के पश्चिमी जिले यह जो है उप आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोलता है? चांदी के प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं? ठीक है, चांदी के प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो चांदी का अयस्क होता है आर्जेटाइट। ठीक है, आर्जेटाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्जेटाइट कहा जाता है। चांदी के प्रमुख अयस्क यानी और क्या कहलाएगा? आर्जेटाइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? वाणिज्य कोयले के 3 प्रकार के भंडार क्या है? कॉमर्शियल कोल, इसको कॉमर्शियल कोल कहेंगे, यानी कमर्शियल कोल के 3 प्रकार के नाम बताना है।
ठीक है, जिसका स्टोरेज किया जाता है। तो आपको बताना है ये, जैसे कि मैंने बताया था कि एक्चुअल में कोल जो होता है 4 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार से। एक सबसे उच्च क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें लगभग 90% कोल प्रेजेंट होता है। फिर होता है एक बिटुमिनस कोयला, फिर होता है लिग्नाइट कोयला, और एक पीट कोयला भी होता है। पीट कोयला जो सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है, लेकिन इसने बोला है कि जो वाणिज्यिक में इस्तेमाल किया जाता है तो वो होगा आपका ये लिग्नाइट, बिटुमिन कोयला और एंथ्रेसाइट। ये कॉमर्शियल रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पीट कोयला नॉर्मल घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 जो है क्या बोल रहा है? तेल की तुलना में ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस की चुनौतियों में कौन सी एक चुनौती है? मतलब तेल की तुलना में ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस की चुनौतियों में कौन सी एक चुनौती है? इसके लिए संयंत्रों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत भी होती है। इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है, ये चुनौती मानी जाती है। अब देखिए थोड़ा स्पीड के साथ कराते हैं। आज हम लोग जो है देखते हैं कितने प्रश्न कर पाते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, आज तो सारे नहीं हो पाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका फिर पार्ट 2 भी आएगा। ईंधन की परिमित प्रकृति, कमी की समस्या और पर्यावरण परिणामों द्वारा शुरू किए गए हाइड्रोकार्बन ईंधन के विकल्पों के 2 रूप कौन से माने गए हैं? परमाणु ऊर्जा का विकास और नवीनीकरणीय ऊर्जा का दोहन, ये दोनों जो हैं प्रकार माने गए हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38, जीवाश्म ईंधन के विकास के रूप में परमाणु ऊर्जा में नए सिरे में से रुचि का मुख्य कारण क्या माना जाता है? परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन का सस्ता और स्वच्छ विकल्प नहीं। पहले क्वेश्चन फिर से समझिए। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा में नए सिरे में रुचि का प्रमुख कारण क्या होता है? तो परमाणु ऊर्जा का एक स्रोत है जो कि CO2 उत्पन्न नहीं करता। इसका एक ही स्रोत है जो कि CO2 उत्पन्न करता ही नहीं है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81, किस देश में जंगली कपास की प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि कपास, किस देश में जंगली कपास पाए जाते हैं? वो है मैक्सिको। जब आप देखेंगे हमारा नॉर्थ अमेरिका, तो जब आप नॉर्थ अमेरिका देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर ये वाला जो हिस्सा, सबसे पहले कनाडा आएगा, फिर यहाँ पे USA आएगा, ठीक है, फिर थर्ड आता है आपका यहाँ पे मैक्सिको, फिर यहाँ छोटे छोटे 7 कंट्री। तो जो मैक्सिको है ना, यहीं पर ये जंगली कपास की प्रजातियाँ पाई जाती। कहाँ पर पाई जाती हैं? तो मैक्सिको में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 82 कहता है चाइना में पहली आधुनिक कपड़ा मिल कब बनी थी? चाइना में पहली आधुनिक कपड़ा मिल, काफ़ी अच्छे और सरल क्वेश्चन है, बनी थी 1888 में। ये फैक्ट नोट कर लीजिएगा, बार बार याद करते रहेगा। 1888 1888 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में पहली सूत मिल कब स्थापित हुई थी? अब देखिए मिल से प्रश्न पूछा तो कई सारे प्रश्न मिलेंगे। तो भारत में पहली सूत मिल, सूत मतलब कॉटन की मिल पहली कब स्थापित हुई थी? तो 1818 में। ये पूरा इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर हम खुद आपको कराएंगे 1818 में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 84 कहता है वितरण के संदर्भ में भारत में कपास उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण मोड़ क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में मिलों को तेजी से निर्माण करना, यही इसका जो है उद्देश्य था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? औद्योगिकरण का कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब जो औद्योगिकरण हुआ वो उसका जो कपड़ा यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें जो कपड़े बनाए गए उसमें से उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो कपड़ा उत्पादक घरों में, कारखानों में स्थानांतरित हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कपड़े बनाए जाते थे घरों में, लेकिन जो ब्रिटिश थे खास करके वो क्या करते थे, हाँ, हिस्ट्री के समय से ही उन कपड़ों को
कारखानों में स्थानांतरित कर देते थे, यानी कि ट्रांसफ़र कर देते थे और वहाँ बेचते थे कई गुना दामों पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेन टेबल सर्वे का तरीका नहीं है? प्लान टेबल सर्वे का तरीका नहीं है तो वो कौन सा है? तो वो है आपका हो जाएगा विच्छेदन। विच्छेदन प्लेन टेबल सर्वे का तरीका नहीं है, बाकी विभाजन यह एक तरीका माना जाता है। ठीक है, उसके बाद विकर्ण है और प्रच्छेदन है, लेकिन विच्छेदन नहीं है। 87 देखिए क्या बोलता है, भारतीय प्रवणता मापी के किस भाग में एक झरोखा होता है जो बेस प्लेट के निचले सिरों पर टिका हुआ होता है? ठीक है, ये बहुत ही थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न है जो आपको हम पढ़ाएंगे, अभी आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा। यह बोलते हैं नेत्र फलक। क्या कहा जाता है? नेत्र फलक। ठीक है, नेत्र फलक लिख लीजिएगा इसको। विभिन्न सूचनाओं के कुल मान को उनकी संख्या से विभाजित करने पर केंद्रीय प्रवृत्त का कौन सा मान प्राप्त होता है? फिर से समझिए, विभिन्न सूचनाओं के कुल मान को उनकी संख्या से विभाजित करने पर केंद्रीय प्रवृत्त का कौन सा मान प्राप्त होता है? ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा अंकगणित औसत, यानी अर्थमेटिक मीन। अब क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित बंटन में यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा ये ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन, हाँ ये जो है ज्योग्राफी का ही पार्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको बंटन में माध्यमिका, मतलब ये जो नंबर्स दिया हुआ है आपको क्या माध्यमिका ज्ञात करना है, यानी मीडियन निकालना है। मीडियन बीच के नंबर्स को निकालते हैं, इधर के 3 नंबर इधर के 3 नंबर, बीच का नंबर 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। जो माध्यमिका होगी, हाँ कि मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7/2 कर देंगे तो इस तरीके से आपका निकल आए कितने नंबर्स हैं, या फिर इसको सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल। एक्चुअली आप अगर सेम टू सेम नंबर है तो बीच का नंबर निकाल लीजिए, सिंपल सी बात, बस बात खत्म। प्रश्न नंबर 90, आज हम लोग 100 प्रश्नों को करेंगे, मतलब 100 तक कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से 30 प्रश्न हमने किए नहीं थे स्टार्टिंग से। ठीक है, देखिए बाकी का अगला पार्ट 2 में आएगा। सांख्यिकीय शब्द क्या है जो सबसे अधिक बार होने वाली संख्या को संदर्भित करता है? ठीक है, सांख्यिकी शब्द, ये स्टैटिक्स वाला जो आपका सेक्शन है ना, स्टैटिक वाला सेक्शन, वहाँ से सारे प्रश्न पूछे गए। स्टैटिक सेक्शन आपके में दिया हुआ सिलेबस आप देखेंगे तो सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली संख्या को प्रदर्शित करता है कौन सा सांख्यिकी शब्द? वो है मोड, जिसको हम कहते हैं प्रणाली। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? मोड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, उपग्रह चित्रों का विश्लेषण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डिजिटल छवि विश्लेषण। किसका इस्तेमाल करते हैं? डिजिटल छवि विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 92, छवि, ये सारे उपग्रह से क्वेश्चन है। उपग्रह छवि में सबसे छोटी संभावित विशेषता का पता लगाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्थानिक संकल्प का इस्तेमाल किया जाए। किसका? स्थानिक संकल्प, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 कहता है आधा डिग्री शीट बनाने के लिए 1 डिग्री शीट को कितने भागों में विभाजित किया जाएगा? 4। मतलब आधा डिग्री शीट बनाने वाले को 1 डिग्री शीट को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे, तब जाके वो कंप्लीट हो पाएगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। स्टैटिक्स के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के द्वारा मैप किए गए स्थलाकृतिक मानचित्र को पैमाना नहीं है? मतलब ये जो बनाया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा मैप, स्थलाकृतिक मानचित्रों का पैमाना नहीं बनाया गया है, तो ये जो है 1:1000 ऐसा कोई पैमाना बनाया ही नहीं गया है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको नए देखने में लग रहे होंगे क्योंकि आपका भी सिलेबस कवर नहीं है, लेकिन सभी ये बहुत ही आसान प्रश्न हैं। एक बार आप सिलेबस कवर कर लीजिए तो सारे बहुत आसान से लगने लगेंगे। निम्नलिखित में से किस भौतिक विशेषता को PF स्थलाकृतिक शीट पर प्रतीक दर्शाया गया है? ठीक है, तो वह है संरक्षित वनों को। संरक्षित वनों को PF स्थलाकृतिक शीट पर दर्शाया जाता है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जिसको गवर्नमेंट उसको कंट्रोल में रखती है। क्वेश्चन नंबर 96, हाँ ये भी स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, समझिए। 35921 दिया है, निम्नलिखित वितरण की अंकगणितीय माध्य की गणना करती है। आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है।
ठीक है ना। मेल निकालने के लिए आप सारे नंबर्स को प्लस करके हाँ उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं निकाल के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97, सारे के सारे लगभग 10 प्रश्न आपके स्टैटिक से बन रहे हैं। यानी स्टैटिक्स सांख्यिकी जो है आपके जब यूनिट 5 में जाएंगे, प्रायोगिक भूगोल जिसको हम व्यवहारिक भूगोल भी कहते हैं, तो उसमें आपका सांख्यिकी दिया हुआ है, वहाँ से ही प्रश्न बन रहे हैं सारे। निम्नलिखित में से कौन सा वितरण में चरण मूल्य से प्रभावित नहीं होता है? तो आरोहण गुणन यानी मीडियन जो है प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 98, तो एक बड़े क्षेत्र में एक सतत फोटोग्राफी बनाने के लिए कट और पेस्ट 2 या 2 से अधिक अतिव्यापी तस्वीरों के संयोजन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो उसको करते हैं पच्चीकारिका। किसका इस्तेमाल करते हैं? पच्चीकारिका का इस्तेमाल किया जाता है। 99 प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रस में विशिष्ट तरंग दैर्ध्य अंतराल को परिभाषित करता है जिसे सेंसर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? ठीक है, तो सेंसर द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, यानी वर्णक्रमीय संकल्प जिसको स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कहेंगे। इसको भी नोट कर लीजिएगा, तरंग दैर्ध्य से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का 100वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रकार हैं जो कि भारित और सरल हैं? मतलब कौन से 2 प्रकार हैं जो भारित और सरल हैं? तो अंकगणित औसत, अरिथमेटिक मीन। ये सारे के सारे 10 से 12 प्रश्न आखिरी के स्टैटिक्स के रहे हैं। अब देखिए ये जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी 50 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग आखिरी के 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले आप 2-3 बार इसको बार सुनिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, टॉपिक्स लिख लीजिए कहाँ से आप देखिए प्रश्न पूछे जाने, और आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे के प्रश्न काफ़ी सरल हैं क्योंकि काफ़ी ईजी वाले सेक्शन से आया हुआ, दिशा वगैरह से। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टैटिक्स वाला आपको टफ लगेगा, अदरवाइज काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इजी टू मॉडरेट पेपर है आपका, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप देख सकते हैं। और थोड़े से करंट अफेयर का भी सेक्शन डला हुआ है, सारे के सारे 130 प्रश्न जो हम लोग आगे करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे के 30 क्वेश्चन आपको 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको किस तरीके से करना है, देखिए ये प्रश्न आपको सारा का सारा वीडियो अच्छे से कवर करना है, 2-3 बार सुनना है, बार प्रश्नों को सुनना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर लेना है, और जो प्रश्न हम बता रहे हैं उन प्रश्नों को भी नोट कर लेना है एक अलग से कॉपी में। जो नया फैक्ट है उसको आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो उसी से कई सारे प्रश्न बार रिपीट हो रहा है, तो उसी टॉपिक को आपको जहाँ से जो भी मिले अच्छी तरीके से कवर करना है। तो एक तो ये तरीका होता है आपका पढ़ने का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब फ़िलहाल हम लोग, अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 12:34 हो चुके हैं। चलिए, वरना आज करा देते लेकिन काफ़ी रात हो चुकी है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। और आप लोग अपनी मेहनत, जितने भी ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं वो सभी ज्योग्राफी के बच्चे हम पूरा सिलेबस इस चैनल पर कराएंगे, आप बिल्कुल घबराए नहीं। आपके एग्ज़ाम के पहले थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए। अभी एनसीईआरटी चल रहा है आपका, एनसीईआरटी का रोज़ एक वीडियो कोशिश रहेगी हफ्ते में कम से कम 6 वीडियो हफ्ते में अपलोड किए जाएंगे एनसीईआरटी के सभी क्लासेस के। अभी 6 और 7 बस एंडिंग ही चल रहा है, उसके बाद जो है आपका हम पूरा जो सिलेबस है उसको भी लेकर के चलेंगे। अभी वर्किंग में है, कुछ हमने चैप्टर्स को कराए हुए हैं और सारे चैप्टर्स को उसमें कराए जाएंगे। आपका जितना भी चैप्टर है, चाहे वो आपका आर्थिक भूगोल हो, मानव भूगोल हो, भारत का भूगोल स्पेशली, उसके कुछ चैप्टर मैंने स्पेशली बोर्ड पे कराए हुए हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। प्रौद्योगिक भूगोल, ठीक है ना। उसके बाद जितना भी है एमपी का, जो मध्य प्रदेश का भूगोल है, यहाँ तक कि एमपी भी हम खुद आपका पूरा सिलेबस भूगोल का कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समय दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो लोग ज्योग्राफी वाले हैं और जिनको वास्तविकता में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और आप लोग जैसी चीज़ें हम देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको जागरूक करना कि आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत, ठीक है। तो आप सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, जैसा बोलते जाएं सिर्फ उतना करते जाइए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन निश्चित है, निश्चित है, ठीक है। चलिए 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। गुड नाइट टू ऑल।